हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक और नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो देखिए, इस चैप्टर में हम भूमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल और जलमंडल, इन सभी मंडलों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता है और एनसीईआरटी का अध्ययन अपने आप में एक बेमिसाल है। तो आप सभी स्टूडेंट जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जी के संबंधित है, उन सभी के लिए एक बार एनसीईआरटी को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जीवन के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो जीवन के आवश्यक तत्व होते हैं भूमि, जल और हवा। पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पहला है भूमंडल। भूमंडल हम किसे कहते हैं? पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भूमंडल। दूसरा है वायुमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल। यानी पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसे हम क्या कहेंगे? वायुमंडल। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। आगे हम बात करें जलमंडल। देखिए, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाया जाने वाला जो जल है उसे हम जलमंडल कहते हैं। इसमें जल की सभी अवस्थाएं आती हैं, बर्फ, जल और जलवाष्प। नोट करना यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है कि जलमंडल में क्या सम्मिलित है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि जलमंडल में क्या सम्मिलित है। तो बर्फ है, जल है और जलवाष्प भी इसी में आती है। तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखें। अब देखिए, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों मिलकर एक जैविक अवस्था का निर्माण करते हैं जहां पर जीवन संभव होता है, और उस मंडल को कहते हैं हम जीव मंडल। तो देखिए, ये रेड वाला जो गहरा रेड वाला जो पार्ट है वह क्या है? जीव मंडल है। तो इस तरह से पृथ्वी के तीन मुख्य घटक होते हैं, और पर्यावरण के तो भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन सब का जो सम्मिलित प्रभाव है वह क्या बनाता है? जैव मंडल बनाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमंडल की। किसकी बात करते हैं? भूमंडल की। देखिए, पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे हम भूमंडल कहते हैं। इसमें भूपर्पटी और चट्टानें आती हैं। भूपर्पटी के ऊपर मिट्टी वाली जो परत होती है जिसमें जीवों के लिए क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आप देखते होंगे कि इसी परत में क्या है? पादप वृद्धि करते हैं, विकसित होते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कितनी भागों में बांटा जा सकता है? दो मुख्य भागों में। पहला है महाद्वीप। तो पहला है महाद्वीप और दूसरा है महासागरीय बेसिन। महाद्वीप क्या है? पृथ्वी का बड़ा स्थलीय भूभाग जहां पर स्थल है वो उसे महाद्वीप कहते हैं, और बड़े जलाशयों को क्या कहा जाता है? महासागर कहा जाता है। समुद्र का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है और समुद्र तल को शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य। तो आपसे कभी अगर पूछे कोई कि आप स्थल की ऊंचाई को कहां से मापते हैं, तो आप सीधा आंसर दे सकते हो, हम समुद्र तल से मापते हैं। जैसे कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और विश्व का सबसे गहरा भाग है मैरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में पड़ता है। इसकी गहराई है 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। तो देखिए, ये दोनों क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में देखे जाते हैं, और चूंकि देखिए एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो इनके पूछे जाने की संभावना भी क्या रहती है? हमेशा ज्यादा रहती है। इसीलिए एनसीईआरटी का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करें महाद्वीप। देखिए, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इनका एक डायग्राम हमने बनाया है, इस डायग्राम के माध्यम से समझें। देखिए, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है यूराल पर्वत। कौन अलग करता है? यूराल पर्वत अलग करता है। और यूरोप में पाया जाता है आल्प्स पर्वत, और एशिया में पाया जाता है हिमालय। और अगर हम बात करें बाईं तरफ से, अगर हम बात करें तो ये वाला जो भाग है वह है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इसमें पाए जाते हैं रॉकी पर्वत और अपलेशियन पर्वत। आपलेशियन पर्वत पाए जाते हैं। और यह दूसरा जो नीचे हिस्सा है वह है दक्षिण अमेरिका। इसमें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी पाई जाती है।
इसके बाईं ओर जो ये महासागर है वह है प्रशांत महासागर, और इसके दाईं ओर जो महासागर है वह है अटलांटिक महासागर। और पनामा स्थल संधि के द्वारा ये नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत पाया जाता है और ड्रैकन्सबर्ग पर्वत पाया जाता है नीचे की ओर। और बात करें हम अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की ओर भूमध्य सागर है, और पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर है, दक्षिण की ओर दक्षिणी महासागर है, और पूरब की ओर हिंद महासागर पाया जाता है। यूरोप और एशिया के सम्मिलित भाग को क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया के सम्मिलित भाग को हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की। देखिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है, ये डायग्राम में बताया गया है। और अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिनसे 3 रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ध्यान देना, ये कर्क रेखा है ऊपर पहले नंबर की, दूसरे नंबर की ये भूमध्य रेखा है, केवल डायग्राम में भूमध्य रेखा को बताया गया है, तीसरे नंबर की है मकर रेखा पाई जाती है। आगे हम बात करें तो दक्षिणी महासागर के नीचे दक्षिणी ध्रुव पर जो महाद्वीप है वह है अंटार्कटिका। तो महाद्वीप की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। देखिए यूरोप ये रहा, एशिया और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप 7 हैं। और महासागर की बात करें तो 5 महासागर है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर यह अंग्रेजी के एस आकृति का महासागर है। और हिंद महासागर, 3 महासागर हो गए, एक आर्कटिक महासागर उत्तर की ओर होता है और दक्षिण की ओर होता है दक्षिणी महासागर। तो 5 महासागर पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम डायग्राम को समझ सकते हैं। अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। जैसे एशिया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है और यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप कहाँ स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है, पश्चिम में यूराल पर्वत इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है, यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। देखिए क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है वो मैटर कम है, लेकिन मैटर नॉलेजफुल है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि सरल प्रश्न को भी यदि हम सही करेंगे तो आने वाली परीक्षा में हम आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगला महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। एशिया के पश्चिम में स्थित है यूरोप महाद्वीप। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और 3 तरफ से यह जल से घिरा हुआ है। यूरोप महाद्वीप 3 तरफ से यह जल से घिरा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप बात करें तो अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इस महाद्वीप से लगभग मध्य से गुजरती है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा में, याद रखें। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यह भी कहां पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी तो देखो अमेजन नदी है और सबसे लंबी नदी है नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और महासागरों से ये घिरा हुआ है अफ्रीका महाद्वीप। आगे हम बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करें। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा रहता है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं और यह पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह 3 महासागरों से घिरा है, प्रशांत महासागर इसके पश्चिम में, अटलांटिक महासागर पूरब में और आर्कटिक महासागर ये कहाँ पड़ता है, उत्तर में पड़ता है। और इस महासागर से कर्क रेखा गुजरती है, महाद्वीप से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। अब हम बात करते हैं कि स्थल संधि क्या होती है और जल संधि क्या होती है। स्थल संधि यह एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, जैसे पनामा स्थल संधि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि। जल संधि पानी का वह सकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशियों को, समुद्रों को, महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, जैसे पाक जल संधि, जैसे पाक जल डबरू मध्य भी कहते हैं। यह भारत और श्रीलंका के बीच में है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है।
आगे हम बात करें साउथ अमेरिका महाद्वीप के बारे में। यह इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, साउथ अमेरिका, और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। पूर्व में अटलांटिक महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है और इसके चारों ओर जो वर्षावन है उन्हें अमेजन वर्षावन कहा जाता है। और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमेजन वर्षावन को ही पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि वहां से सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अब हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द्वीपीय महाद्वीप। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। आगे हम बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के बिल्कुल मध्य में है। हमेशा बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। यहाँ पर अनेक देशों के शोध केंद्र हैं और भारत के शोध संस्थान यहाँ पर देखिए वर्तमान में तो 3 शोध संस्थान है, लेकिन बुक में 2 दिए हुए हैं। कौन कौन से? मैत्री और भारती। कौन कौन से? मैत्री और भारती। भारत के 2 अनुसंधान संस्थान हैं जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए महाद्वीपों का जो स्थलीय भाग है वह अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकांश भाग कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। विषुवत रेखा भी 3 महाद्वीपों से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से गुजरती है। और मकर रेखा भी 3 महाद्वीपों से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है। तो इस तरह से हमने भूमंडल या स्थल मंडल के बारे में बात की। अब हम जलमंडल के बारे में बात करेंगे। देखिए पृथ्वी के जितना भी जल पाया जाता है पृथ्वी पर उसे हम क्या बोलते हैं? जलमंडल कहते हैं। जलमंडल पृथ्वी का 71% भाग है और भूमंडल या स्थल भाग जो है वो 29% है। जल की अधिकता पाए जाने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसमें अब देखिए जलमंडल में कौन कौन सी जल राशियां आती हैं? महासागर, नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल भी जलमंडल का भाग है और वायुमंडल की जलवाष्प भी जलमंडल का भाग है। पुस्तक में दिया हुआ है इसलिए आप याद रखें। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होके इसको गलत करेंगे, तो बिल्कुल गलत नहीं करना है। भूमिगत जल भी जलमंडल का भाग है और वायुमंडल की जलवाष्प भी जलमंडल का क्या है? भाग है। देखिए जल का 97% भाग महासागरों में है, खारा है जो मानव के लिए अनुपयोगी है। 3% भाग बर्फ की परतें, हिमनदियों, भूमिगत जल और नदियों के रूप में पाया जाता है, जिसमें से भूमिगत जल और नदियों का जो जल है वह मानव के लिए क्या होता है? केवल उपयोगी रहता है और इसकी जो मात्रा रहती है वह लगभग 1% रहती है। ऐसा माना जाता है कि 2% जो जल है वो बर्फ के रूप में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं महासागरों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? महासागरों के बारे में। देखिए महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। एक इंपॉर्टेंट है, महासागरों का जल हमेशा क्या रहेगा? गतिशील रहेगा। और जल की 3 मुख्य गतियां होती हैं। एक तो उसमें महासागर में तरंगें चलती हैं, दूसरा ज्वार भाटा गति और तीसरा है महासागरीय जल धाराएं। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5 महासागर पाए जाते हैं। अगर 5 के नाम देखें तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर के बारे में हम बात करते हैं। देखिए प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, लगभग वृत्ताकार महासागर है। कैसा है? वृत्ताकार महासागर है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर यह फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अब दूसरा जो महासागर है वह है अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका,
पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप स्थित हैं। इस महासागर की तटरेखा बहुत ही दंतुरित है। दंतुरित मतलब कह सकते हो कटी फटी है। जो प्राकृतिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से महासागर की जो तटरेखा है वो ज्यादा कटी फटी है, और जो प्राकृतिक पोताश्रय यानी यहाँ पर जो जलयान है वो रुकते हैं और पत्तनों के लिए, बंदरगाह के लिए ये आदर्श स्थिति क्या होते हैं, उत्पन्न करते हैं। और व्यापार की दृष्टि से देखिए, क्योंकि जब यहाँ पर ये आदर्श स्थिति है तो व्यापार भी ज्यादा होगा, तो व्यापार की दृष्टि से सबसे ज्यादा व्यस्ततम जो महासागर है वह कौन सा है, अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे ज्यादा व्यस्ततम महासागर है। आगे हम बात करें हिंद महासागर। हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा है, हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, और यह लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पाया जाता है। ये डायग्राम के द्वारा हम समझ चुके हैं। अगर आपको वो डायग्राम थोड़ा बहुत माइंड में आ गया होगा तो इसको आसानी से आप समझ जाओगे। अब हम बात करें दक्षिणी महासागर की। देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरे रखता है दक्षिणी महासागर, और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है दक्षिणी महासागर। और उत्तर में जो स्थित महासागर है वह है आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह प्रशांत महासागर से एक छिछले सक्रिय भाग से जुड़ा रहता है, यानी संधि से जुड़ा रहता है, जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। तो देखिए, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य पाई जाती है बेरिंग जल संधि, और यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से क्या होता है, यह महासागर घिरा रहता है। अब हम बात करते हैं, देखिए जलमंडल के बारे में बात करने के बाद हम बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। देखिए, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसीय परत को वायुमंडल कहते हैं, और यह गैसीय परत कहाँ तक होती हैं, 1600 किलोमीटर तक होती हैं। कितनी परत होती है वायुमंडल में, 5 परत। गलत नहीं करना है, एनसीईआरटी में साफ दे रखा है कि वायुमंडल में कितनी परत होती है, 5। पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और पांचवी बहिर्मंडल। अब हम बात करें वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन साफ एवं शुष्क हवा का 99% होते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, इसको याद रखें कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साफ एवं शुष्क हवा का कितना प्रतिशत होते हैं, 99% भाग हैं। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन लगभग 1% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है और पृथ्वी इससे गर्म रहती है। अगर अतिरिक्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की अतिरिक्त मात्रा में वृद्धि हो जाए तो पृथ्वी पर तापमान अधिक बढ़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व कम होता जाता है। समुद्र तल पर घनत्व वायुमंडल का सबसे ज्यादा होता है, ऊपर की ओर जाने पर तेजी से घटता है। यही कारण है कि सांस लेने के लिए हमें वहां पर ऊपर जब पर्वतों पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी क्या आती है, कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने पर क्या आती है, तापमान में कमी आती है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। कुछ क्षेत्रों में वायु दाब अधिक होता है, कुछ क्षेत्रों में वायु दाब कम होता है, और वायु हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है, जिसके कारण गतिशील वायु को हम क्या बोलते हैं, पवन कहते हैं। गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पवन। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है, गतिशील वायु को क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। जीवमंडल, जहां जीवन उपस्थित होता है उसे जीवमंडल कहते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारी मानव भी इसमें सम्मिलित है। समस्त पेड़ पौधे आते हैं, वनस्पतियां आती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवमंडल में समस्त जंतु और समस्त पादप जगत में जितने भी पादप हैं वो सब आते हैं, तो इनको हम जीवमंडल के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। महासागरों का जो जल है वो 97.5% पाया जाता है, जो कैसा है, लवणीय जल है, खारा जल है, जो मानव के लिए क्या है, उपयोगी नहीं है। और अलवणीय जल 2.5% पाया जाता है, जिसमें से 1%, केवल 1% ही मानव के लिए क्या है, उपयोगी जल है, ओनली 1%। तो इस तरह से हम आसानी से ज्योग्राफी वाले इस चैप्टर को थोड़े से समय में हम पढ़ सकते हैं। तो इस चैप्टर में देखिए महाद्वीपों के बारे में बताया, महासागरों के बारे में बताया है, तो बहुत सारी नॉलेज इसमें दी हुई है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ से क्वेश्चन उनको देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में, और वो ये कहते हैं कि भाई एक सिंपल सा है, तो आसानी से इन कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।